आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं गेट 2027 के बारे में। किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, क्या क्या कंप्लीट रोड मैप होनी चाहिए, सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस क्या करना है। तो सबसे पहले उनके सिलेबस को जरूर देखिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं अंडर 100 रैंक आपके आए तो आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाकर ही आपको प्रिपेयर करनी होगी। एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी, ये तीनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तीनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू का मतलब एक सही है, एमएसक्यू का मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, और एनएटी का मतलब न्यूमेरिकल टाइप होता है। 2.63 कोई न्यूमेरिकल होगा, आंसर आपको फीड करना। जब भी कभी आप पढ़ते हो और वहां पे कोई फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक आता है, उस शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्टली याद नहीं रखना है। उस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा ये भी समझना है, क्योंकि हर एक शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो आपको ये जानने की कोशिश करना है कि ये शॉर्ट ट्रिक कहां एप्लीकेबल है और कहां एप्लीकेबल नहीं है। जनरली जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं गेट में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन झा है और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं गेट 2027 के बारे में। किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, क्या क्या कंप्लीट रोड मैप होनी चाहिए, सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको ट्रबल में डाल सकता है, और किस तरीके से उन्हें हमें फेस करना है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस चीज को। दोस्तों, गेट 2027 आईआईटी मद्रास कंडक्ट करने वाली। इससे पहले अगर हम बात की जाए तो आईआईटी मद्रास ने 1985 में, 1991 के अंदर, 1997 के अंदर, 2003 में, 2011 में, इसके बाद 2019 में और अब 2027 के अंदर गेट का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। सबसे खास बात आपको पहले से ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इसका मतलब नोटिफिकेशन को रिलीज करना, आपसे फीस कलेक्ट करना, आपके एग्जाम सेंटर अलॉट करना, एडमिट कार्ड आपको देना और वहां पर इन्विजिलेटर को भेजना, उसकी पेमेंट, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का होता है कि यानी आईआईटी मद्रास का होगा। बट यस, पेपर को डिजाइन करने का काम एक अलग ही एनसीबी गेट बोर्ड है जो ये काम करती है, जो जिसके अंदर आईआईटीज और आईआईसी के प्रोफेसर होते हैं और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। उन सब का शफल किया जाता है और फिर क्वेश्चन पेपर बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो हमें किस ऑर्डर में सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात कर सकते हैं, एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग की बात कर सकते हैं, डीबीएमएस की बात कर सकते हैं, डिजिटल लॉजिक की बात कर सकते हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप गेट देने वाले हैं तो इन 5-6 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी ऑर्डर इन 6 सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए कोई भी पहले के नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे खास बात एक और चीज, गेट की जब भी कभी शुरुआत आप कर रहे हो प्रिपरेशन को, तो सबसे पहले उनके सिलेबस को जरूर देखिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो आप पीएचडी करने लग गए और कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट था पर टाइम कम बचने की वजह से आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, ये जो 15-16 महीने बचे हैं गेट 2027 के लिए, इसको कंप्लीट स्टडी में अगर आपको यूटिलाइज करना है, अगर आप चाहते हैं अंडर 100 रैंक आपके आए, तो आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाकर ही आपको प्रिपेयर करनी होगी। और स्ट्रेटजी का सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले सिलेबस से आपको दोस्ती करनी होगी। आपको समझना होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कितना टाइम उसको अलॉट करना चाहिए। सबसे खास बात, इजी सब्जेक्ट कौन से हैं, मीडियम लेवल के सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिफिकल्ट है, जिसमें ज्यादा पढ़ने पर भी स्कोर कम आता है, ऐसे सब्जेक्ट को भी पहले से ही एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने जैसा कि आपको ऑर्डर में बताया कि सबसे पहले आप एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, इनमें से किसी से भी शुरू कर सकते हो। अगर मेरे से आप पूछोगे फिर भी किससे शुरू करना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू करना चाहिए या एप्टीट्यूड शुरू करना चाहिए, क्योंकि गेट, स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करूं, तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो एप्टीट्यूड, अगर आपका अच्छा आईक्यू लेवल अच्छा है तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और उसके लिए एप्टीट्यूड अच्छा होना जरूरी है। दूसरी चीज, एप्टीट्यूड इजी है, एक ऐसी चीज है जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लगभग 10th 11th के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। नो डाउट आपके कॉलेज के अंदर जो कंपनी आने वाली है प्लेसमेंट के लिए, उसमें भी एप्टीट्यूड का एक पोर्शन जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लिया तो वो सब चीजें बाय डिफॉल्ट ही कवर की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एप्टीट्यूड का वेटेज किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं गेट की बात करूं दोस्तों, तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है और बाकी के 85 मार्क्स के बाकी के टोटल सब्जेक्ट है। इसका मतलब फिक्स है 15 नंबर का एप्टीट्यूड, जिसमें 5 क्वेश्चन 1 नंबर के और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का होगा।
तो आपको एप्टीट्यूड अगर कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। उसके बाद चूंकि सी प्रोग्रामिंग ऐसी है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, और सी प्रोग्रामिंग ऐसी है जो बहुत सारे बच्चे 11th 12th में भी पढ़ते हैं। 12th में भी अगर किसी ने कंप्यूटर फंडामेंटल लिया होता है अपना सब्जेक्ट, तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो आप पहले से ही फैमिलियर होते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाली चीज है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को उसमें मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, और आपका इंटरेस्ट जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे आपको और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ साथ मोटिवेशन लेवल का बना रहना भी गेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन कोई 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ की प्रिपरेशन नहीं, 15 मंथ तक कंसिस्टेंट रहना अपने आप ही बहुत चैलेंजिंग रहता है। और वो वही बच्चा हो सकता है जो थोड़ा मोटिवेटेड हो, जो गाइडेड हो, जिनको पता हो कि मुझे गेट निकालना है और उस गेट के थ्रू मुझे इस IIT में पहुंचना है, इस PSUs को मुझे अचीव करना है। अगर ये चीज आपके अंदर पहले से बैठ जाती है तो थ्रू आउट द ईयर्स आप मोटिवेटेड रहोगे। जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से 8 घंटे 10 घंटे की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि गेट CS का सिलेबस छोटा ही सिलेबस है। आप डेली बेसिस में 3 to 4 आवर की प्रिपरेशन भी करते हो तो आप इजीली अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा, मॉक टेस्ट लिखने का भी टाइम मिलेगा, और PYQ सॉल्व करने का भी टाइम मिलेगा, DPP को भी सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। दोस्तों, सब्जेक्ट के ऑर्डर के बाद जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग उठा सकते हो, और सी प्रोग्रामिंग जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आप कंप्लीट कर लीजिए। ये तीनों सीक्वेंस, यानी सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके बाद एल्गोरिथम। इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप डिजिटल लॉजिक उठा सकते हो, क्योंकि डिजिटल लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जगह उसके नंबर सिस्टम को यूज होगा। चाहे मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं या फिर मैं आपसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करूं, यहां पर ये सारी चीजें यूटिलाइज होने वाली। तो आप डिजिटल लॉजिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप DBMS पढ़ लीजिए, क्योंकि डेटा को किस तरीके से मैनेज करना ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लगभग 8 नंबर का DBMS आता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट कर देगा। DBMS के बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, उसके बाद आप TOC उठा सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, और TOC के बाद आपको करना चाहिए कंपाइलर डिजाइन। जनरली कंपाइलर डिजाइन TOC और सी प्रोग्रामिंग होने के बाद करना चाहिए, सो दैट बच्चों को और ज्यादा क्लियरिटी मिलती है दोस्तों। उसके बाद चूंकि आपने सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम कर चुके हो, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर उठा सकते हैं। फिर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले कर लीजिए, कभी बीच में कर लीजिए, लास्ट में कर लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कभी भी आप कर सकते हो, ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट में आप कंप्यूटर नेटवर्क को आपको करना चाहिए। एक और खास बात, जनरली कभी एक ही सब्जेक्ट को अगर हम उठाते हैं तो वो सब्जेक्ट कितनी बार मोनोटोनस हो जाता है, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि मंडे टू फ्राइडे आप अपना एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़िए, और सैटरडे संडे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए छोड़ दीजिए, सो दैट वीकेंड में आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि यस 2 सब्जेक्ट आप रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हो। हर एक सब्जेक्ट के सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों। थ्योरी आपको 50% या 60% ही सिखाती है, रिमेनिंग 40-50% आप सीखते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लासरूम में जो टीचर ने क्वेश्चन करवाया उसको एक बार फिर से देखेगा, और उसके जस्ट बाद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर कितने साल के PYQ को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यस नाउ डेज जैसा कि आपको पता है MCQ, MSQ और NAT ये तीनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तीनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं। MCQ का मतलब एक सही है, MSQ का मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, और NAT का मतलब न्यूमेरिकल टाइप होता है, 2.63 को न्यूमेरिकल होगा, आंसर आपको फीड करना होगा। दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इन तीनों ही तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और जनरली जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आज चले हैं क्वेश्चन आए हैं, उसमें MCQ, MSQ और NAT दो तीनों ही तरीके के क्वेश्चन आए। तो आप ट्राई करिएगा लास्ट 15 to 20 ईयर्स के PYQ को जरूर सॉल्व करिएगा। बट ये अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप 30 ईयर्स पे भी जा सकते हो। और इसके साथ ही DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको सॉल्व करना है। DPP वो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स ने खुद ने बनाए होते हैं। अगर मैं गिग्स फॉर गिग्स की बात करूं तो यहां पर खलील सर, मलेशियन सर जो ऑलरेडी IIT बॉम्बे के लोग बनाए हैं, खलील सर जिनका 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं एक्स इसरो से, इसके अलावा मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 23 थी, विजय सर जबरदस्त तरीके से DBMS और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं। तो आपके पास शैलेंद्र सर हैं जिनका 15+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, IIT रुड़की के एलुमनाई हैं साक्षी मैम, पार्थ सर PhD है मशीन लर्निंग के अंदर। तो ऐसे एक्सपर्ट टीचर ने ही DPP बनाए हुए। तो और वो DPP नए क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेश क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उस क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। DPP आपको अंदर एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करेगा।
अगर गेट के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों 65 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 35-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट आपने पहले कभी किए होंगे या उस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने कभी ना कभी आए होंगे। बट यस, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पहली बार आपके सामने आते हैं, उनका आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तब भी आपको अपने पुराने नॉलेज को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और उस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं आती, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तब आता है जब आप रियल टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा ये कैपेबिलिटी आपकी डेवलप होगी, उतना ही ज्यादा आप गेट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने भर भर के डीपीपी के क्वेश्चंस बनाए हैं, और उन सारे क्वेश्चन में आप कहीं अटक ना जाओ तो एआई का सपोर्ट तो है ही, साथ में आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी उनके अवेलेबल है। दोस्तों जब ये चीज आप कर लेते हो तो दोस्तों साथ में आपको पीरियोडिक रिवीजन भी करते रहना है, सो दैट आप सारे के सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आप भूलो ना। एक और चीज, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं, और ये स्वाभाविक भी है। भूलेगा वही जो उसको पढ़ेगा। इसका मतलब अगर आप भूल रहे हो उसका मतलब आपने पढ़ा है, तो आपको वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जरूरी है रिवाइज करने की। तो आपको पीरियोडिक मैनर में सारे के सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना भी कंपलसरी है दोस्तों। जस्ट उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, और रिवीजन के बाद आपको लगाना है मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट। और इसके लिए अगर आप जीएफजी पे एनरोल्ड हैं तो आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू भी टेस्ट की फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद आपको उसको एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने पीवाईक्यू लगा दिया, आपने डीपीपी लगा दिया, उसके बाद उस सब्जेक्ट का आप टेस्ट सीरीज भी लगाइए और उस सब्जेक्ट को रिवाइज भी करिए। टेस्ट सीरीज से होगा क्या, कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उससे आपको सीखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इवन अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया तब भी आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कोई और अप्रोच है इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सीखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको नए अप्रोच आपको सीखना है, हर एक क्वेश्चन में क्या शॉर्टकट लग सकता है, नहीं लग सकता है, वो चीज आपको सीखना है। एक और चीज, जब भी कभी आप पढ़ते हो और वहां पे कोई फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक आता है, उस शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्टली याद नहीं रखना है, उस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा ये भी समझना है, क्योंकि हर एक शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो आपको ये जानने की कोशिश करना है कि ये शॉर्ट ट्रिक कहां कहां एप्लीकेबल है और कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है। जनरली जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं गेट में। तो गेट में हर एक चीज के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। साथ ही एनालिसिस करना, फुल लेंथ टेस्ट जब सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको पूरे के पूरे 65 क्वेश्चन को 3 घंटे तक बैठा के आपको सॉल्व करना है। इसमें आप अपना खुद का मेथड क्यों रख सकते हो, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होते हैं और 55 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि मुझे पहले एप्टीट्यूड करना है कि मुझे पहले टेक्निकल क्वेश्चंस करना है। ये ऑलरेडी 1 2 3 टेस्ट आप लिखोगे तो आपका खुद का एक मेथड डेवलप हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जो सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लाए हैं, वो एप्टीट्यूड को पहले करते हैं और फिर टेक्निकल पे आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी टॉपर हैं जो सिंगल डिजिट के अंदर लेके आए, जो पहले टेक्निकल करते हैं और बाद में एप्टीट्यूड करते हैं। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट हाँ, टेस्ट सीरीज के बाद उस टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, कहां ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है, कहां आप किस तरीके की सिली मिस्टेक कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है और नेक्स्ट टेस्ट में ट्राई करना है कि ये सब चीजें रिपीट ना हो। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। जनरली दोस्तों सब्जेक्ट के ऑर्डर के अलावा मैं आपको थोड़ा सा क्या क्या वेटेज रहता है, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं सीएस की बात करूं दोस्तों तो सी प्रोग्रामिंग लगभग 5 से 6 नंबर का आता है और डेटा स्ट्रक्चर भी लगभग 5-6 नंबर का आता है। हालांकि पहले के टाइम में सी प्रोग्रामिंग कम मार्क्स के आते थे, डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा मार्क्स का आता था। नाउ डेज दोनों का लगभग ट्रेंड सिमिलर ही हो गया। तो सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर ये दोनों मिला के लगभग 12 नंबर के आसपास को आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं डिजिटल लॉजिक की बात करूं तो 6 से 7 नंबर डिजिटल लॉजिक, और डिजिटल लॉजिक मेरे लेक्चर में आप अटेंड करते हो तो मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे 6 से 7 नंबर आपके पॉकेट में होंगे। उसके बाद दोस्तों डीबीएमएस लगभग 8 नंबर का आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 8 नंबर का आता है, एल्गोरिथम लगभग 8 नंबर के आसपास का ही आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर लगभग 8 से 9 नंबर के बीच का आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कभी 12-13 नंबर का भी आता था, आज की डेट में बात की जाए तो 7-8 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 6 से 7 नंबर का आता है, एप्टीट्यूड 15 नंबर का ही आता है, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करता हूं तो ये लगभग 8 से 10 नंबर के बीच का वेरी करता है।
तो ये ओवरऑल मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया, साथ ही 2 सब्जेक्ट और बच गए, एक है टीओसी और एक कंपाइलर डिजाइन। लगभग टीओसी और कंपाइलर डिजाइन की बात की जाए दोस्तों, तो टीओसी थ्योरी ऑफ कंपटीशन लगभग 6-7 नंबर का आता है, और कंपाइलर डिजाइन भी लगभग 6-7 नंबर का ही आपको देखने को मिलेगा, लगभग 100 नंबर का पेपर होगा। अगर कोई बच्चा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डीए में वो अपने प्रिपेयर कर रहा है, तो दोस्तों मैं बता दूं, डीए के लिए आपके सब्जेक्ट का जो ऑर्डर है वो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद डीबीएमएस, उसके बाद पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, और उसके बाद आप मशीन लर्निंग और एआई रखिएगा। जनरली मशीन लर्निंग और एआई तब करिएगा जब मैथमेटिकल पार्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बात करूं दोस्तों, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर लगभग 8 से 10 नंबर के बीच का आता है। यही चीज एल्गोरिथम की बात की जाए तो ये भी लगभग 8 से 2 नंबर के बीच का आता है। दोनों मिलाकर लगभग 20-22 नंबर के बीच का आएगा सी, यानी पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा डीबीएमएस की बात की जाए तो 8 नंबर के आसपास का डीबीएमएस आएगा, और डेटा वेयरहाउसिंग का एक क्वेश्चन बनता है, या तो 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स लगभग 20 नंबर के 20 तो नहीं, पर हम ये बोल सकते हैं 16 नंबर के आसपास का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा। लीनियर अलजेब्रा लगभग 6 से 8 नंबर का लीनियर अलजेब्रा, और 6 से 8 नंबर का ही कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन आता है दोस्तों। तो ये ओवरऑल मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए, लगभग 12 से 13 नंबर के आसपास मशीन लर्निंग, और 8 से 10 नंबर के आसपास का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर प्योरली मैथमेटिकल होता है, काफी सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो जनरली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर कोई बच्चा सीएस में पेपर भर रहा है तो उसको डीए में भी भरना चाहिए। 2 पेपर में भरना चाहिए, प्राइमरी आप सीएस रखिए और सेकेंडरी आप डीए रखिए। स्पेशली जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप सीएस और डीए दोनों को कवर कर सको। और एक चीज और, हु नोस कि वो दिन कैसा होने वाला है। आपने एक ही सब्जेक्ट की प्रिपेयर करी सीएस का, और मान लीजिए आपका सिलेबस कुछ ऊपर नीचे हो गया, या वो दिन आपका अच्छा नहीं था, और आपका वो दिन अच्छा नहीं होने की वजह से ऐसा मान लीजिए, सपोज करते हैं ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। बट अगर आपने डीए में भी पेपर भरा है, तो आप डीए की मदद से भी अपने बेस्ट कॉलेज के अंदर आप पहुंच सकते हो, उस आईआईटी के सीट को आप ऑप्ट कर सकते हो जो आपकी अभी ड्रीम बनी हुई है दोस्तों। सबसे खास बात ये, जो बच्चे जेई एडवांस से गेट को कंपेयर करते हैं, तो मैं बता दूं, उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। जेई एडवांस रियली में बहुत ही टफ लेवल का पेपर है, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। वहां पर सिर्फ हार्ड वर्क से जेई एडवांस नहीं निकलता है, आपका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बट अगर मैं गेट की बात करूं दोस्तों, तो यस, अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप जरूर इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। और स्पेशली अगर आप टियर 3 कॉलेज से, टियर 4 कॉलेज से, ऐसे कॉलेज से जिसमें आपको करियर के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा या कंपनी आएगी, आप सर्टेन नहीं है जॉब को लेके, तो आपको आज से ही, कल से नहीं, आज से ही गेट की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके सारे के सारे सब्जेक्ट वही है जो आपके सेमेस्टर के अंदर भी आने वाले हैं। इसका मतलब आप कोई अलग चीज प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, और ना ही अलग से आपको मैनेज करना है। जो जिस सेमेस्टर के अंदर गेट के अंदर आता है, सेम चीज आपको यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ना है और गेट के लिए भी पढ़ना है। गेट लेवल पे आपने पढ़ लिया तो यूनिवर्सिटी लेवल के तो ऐसे निपटा दोगे आप, राइट। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने को रेडी है, बट यस, हम उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो अपने आप की मदद करना जानता हूं। तो यस, अगर आप लोगों की अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।